मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बावल पहुंचे। स्वागत कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा किसान आंदोलन में किए वायदे सरकार ने नहीं किए पूरे, इसलिए दोबारा आंदोलन की जरूरत। कहा किसान आंदोलन में वे किसानों के साथ खड़े। रामकिशन महलावत, ईश्वर महलावत व चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह, सुमेर सिंह, महेंद्र सिंह बालावा सहित बड़ी संख्या में किसान नेताओं और बावल 84 ने पूर्व राज्यपाल का फूल माला बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया। मेघालय के गवर्नर पद से रिटायर्ड हुए सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम बढ़ेंगे। इससे पहले ही अदानी के पानीपत में गोदाम बनवा दिए गए। किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिला। जब आंदोलन खत्म हुआ तो कुछ मुख्य मांगे थी। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उस वक्त किया वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ना किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हुए और न ही किसानों को एमएसपी का दाम मिला। एमएसपी की गारंटी के कानून की बात ही नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि अगर फिर से किसानों ने आंदोलन किया तो वह हर जगह किसानों के बीच पहुंचेंगे। किसानों की आय बढ़ाने की बात की थी, लेकिन आज तक किया कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि गवर्नर रहते दबाव तो उन पर भी बहुत आया, लेकिन उस दबाव को उन्होंने नहीं माना। बुधवार को वे जयपुर जाते वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के बावल कस्बा में एक स्वागत कार्यक्रम में रुके थे। सत्यपाल मलिक ने अहीर रेजिमेंट को लेकर भी खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि अहीर रेजिमेंट तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। अहीरों का गौरवशाली इतिहास किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी का ही एक गांव कोसली ऐसा है जहां एक घर में दो लोग सेना में है। यहाँ के सैनिकों ने बहुत बलिदान दिया है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि दुखद बात है कि हरियाणा में जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है। किसानों को आइसोलेट किया जा रहा है, लेकिन जब मौका आए तो बिरादरियों में मत बंटना, एकत्रित हो जाना, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मलिक ने कहा कि कोई मोदी नहीं कर रहा, यह सब मीडिया का खेल है। उन्होंने कहा कि जहां अब चुनाव हो रहे हैं वहां हर जगह ही घटेंगे। लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान हर जगह हारेंगे और सिर्फ यूपी में मायावती चून की आखिरी वक्त पर खेल कर देती हैं। पैसों के लालच में बाकी ना पंजाब जीतेंगे ना हरियाणा जीतेंगे। देने का जो काम किया है, इनका बढ़ाओ पीछे थोड़ा सा नहीं है। इन्होंने अपनी पृष्ठभूमि को जिम्मेवारी समझते हुए निभाई। सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं इस बात को कि जो शख्सियत हमारे बीच में बैठी है वो किस प्रकार मुखर शब्दों में अपना जिस पृष्ठभूमि में पले जन्मे उसका इन्होंने कर्ज अदा किया और हमारा खुले रूप में इस किसान आंदोलन का समर्थन किया। ये NH8 है, सबसे व्यस्तम है। ये दिल्ली को जयपुर, कांडला, बॉम्बे बंदरगाह से जोड़ता है। पूरा विदेशी आयात यहाँ से जाता है उत्तरी भारत में, और उस पर आप सब जमे थे। ये जुम्मा आप सबने निभाया। पूरा देश का किसान गर्मी, सर्दी, अंधड़, बरसात को झेलते हुए 700 से ज्यादा साथी हमसे जो जुदा हो गए। इन परिस्थितियों में हम आप पड़े रहे और इस प्रकार हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम सरकार कर रही थी और विरोधी लोग कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में महामहिम राज्यपाल जी ने जो
अपना फर्ज निभाया और हम सबका इस देश का पूर्ण रूप से उस सत्याग्रह का समर्थन किया और जिस पार्टी में थे उस पार्टी की इन्होंने परवाह। सबसे पहले जिस देश का जो नागरिक होता है उसका फर्ज भी होता है, ये सत्ता तो आनी जानी होती है भाई, ये पार्टी वार्टी भी बढ़ती बिगड़ती है, लेकिन ये समाज और ये समुदाय, ये कमेरा वर्ग सफाई है जिसके बूते पे देश का निर्माण होता है। और मुखर आवाज में महामहिम साहब ने जो हमारा खुला समर्थन किया और सरकार को चेताया, सेन को खाली लौटाया और इनके पर बलपूर्वक किया, तो ये कभी भी चूकने वाले नहीं हैं। और उस चेताने का जो परिणाम हुआ, 19 नवंबर 2021 को ये कानून वापस लिए गए। अभी 22 है, 1 साल 3 दिन बाद होना है और 3 दिन बाद ये किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में 19 नवंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाएगा। ये विजय दिलाने में इनकी जो विशेष भूमिका रही है, इसके लिए पुणे में इलाके की तरफ से बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। ये अभी यहाँ गवर्नर क्या है, हालांकि आज गवर्नर नहीं है, पूरा गवर्नर है, लेकिन जो इन्होंने भूमिका निभाई जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले महामहिम जम्मू कश्मीर बना करके भेजे थे और 370 इसका श्रेय सरकार ले रही है, उसमें जो पूरी चुनौती को स्वीकार करते हुए मलिक साहब ने अपनी भूमिका निभाई, वो मेरे ख्याल में इस देश में नहीं। उसके बाद होना तो प्रधानमंत्री चाहिए था, राष्ट्रपति बनने चाहिए थे, लेकिन एक छोटे से गोवा का बना ये सब काम। और उसके बाद फिर एक हाल का ध्यान मेघालय सरकार। कहने का मतलब यह है कि जो चुनौती इस देश के सामने आती है उसको हम झेलते हैं, हम इस देश को हम बचाते हैं, हम पालते हैं, हम बनाते हैं। और जब कुचलने का और हो, जब शोषण का शिकार भी हम सबको बनाया जाता है। इन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है गवर्नर पद पर रहते हुए, उस पार्टी में रहते हुए, मेरे ख्याल में इतिहास में दूसरा उदाहरण आपको नहीं सुना। ये उस समय भी कहते थे कि सत्ता मेरे समुदाय से, मेरे किसान से बड़ी, पार्टी मेरे किसान से बड़ी नहीं है। और वो इन्होंने व्यवहारिक रूप में अपने सत्ता में रहते हुए जो किया, उसका मेरे ख्याल में हमारे ऊपर बहुत बुरा काम है। थोड़े समय में आप इतने लोग इकट्ठे हुए और हमने जो इनका स्वागत किया वो बहुत कम है, जो इन्होंने हम पे एहसान किया वो बहुत ज्यादा है। जो एहसान हमारी कौम पे है, हमारे स्मारक के ऊपर है और देश के ऊपर है, वो मेरे ख्याल में इतिहास में अंकित है। और ज्यादा ना कहते हुए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि परिस्थिति कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, कोई भी रहे, लेकिन हम सत्य को सत्य कहने का वादा रखें और अपनी इस कौम के प्रति वफादार रहें। जो इन्होंने निभाई, ये उदाहरण हमारे बीच में बैठे हैं, महामहिम हमारे बीच में बैठे हैं और आप सब यहाँ इनके स्वागत में बैठे हैं। भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा भारतीय किसान यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हरियाणा के नाते कि हमने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में ऐसी शख्सियत की भूमिका नहीं होती तो मेरे ख्याल में आंदोलन को किसी तरह की जो सफलता ना मिलती। और जो सफलता मिली है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
मेरे पैर में दिक्कत है, इसलिए मैं बैठ कर बोलने की माफ़ी चाहता हूँ। ये जो अभी हमारे किसान के साथ इन्होंने भी बहुत साथ दिलाया है। इस वक्त पूरे देश में ऐसा आंदोलन दुनिया में नहीं हुआ जैसा आंदोलन। 1 साल तक हर हाल में पड़े रहे और एक चिड़िया नहीं मारी, आपने पत्थर नहीं मारा किसी। तो जब 4 महीने हो गए तो किसी ने बात ही नहीं करी सरकार के आदमी ने, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं प्रधानमंत्री से टाइम लेकर मिलने के लिए गया। मैंने उनको जाकर कहा कि साहब ये बैठे हैं, इनसे कोई बातचीत कर लो, बोले चले जाएंगे। मैंने कहा आप इनको जानते नहीं, ये ऐसे भी जाया करते तब तो आप चले जाओगे। तो खैर मैं तो बहुत समझ में था उस वक्त। मैंने कहा खुदिया मरती है तो शोक संदेश भेजते हैं। 700 किसान मरे, आपने कोई शोक संदेश भेजा नहीं, पार्लियामेंट को उठाया नहीं, किसी की चिट्ठी भेजी नहीं, किसी को मुआवजा दिया नहीं। तो सुनना नहीं चाह रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा तुम उससे अमित शाह से मिलिए। मगर नहीं, मैं तो मिली आपसे, अब मुलाकात हमारी लड़ाई के मैदान में होगी। और मैंने तय किया कि फिर मैं घूम घूम के सब जगह किसान आंदोलन के पक्ष में दूँ। जिस दिन टिकैत साहब का लड़का रोया वहाँ दिल्ली में, तो मैंने 11 बजे जगाया गृह मंत्री और मैंने कहा अब लोग बहुत घमंड में हो, ये रोया है, कल इसके यहाँ पंचायत है, अगर इसके भाई ने कह दिया कि सब फूंक दो तो तुम्हारी सब बसें ट्रेनें सब फूंक जाएंगी और देश में किसान उपद्रव कर देगा। तो खैर वो उनकी मैं तारीफ करूँगा। और अमित शाह ने मुझे कहा कि ठीक है तुम इसको सॉर्ट आउट करो। मैं कहा ये सॉर्ट आउट हुआ, आप मुझे प्रॉमिस करो कि इसको आज गिरफ्तार नहीं करोगे। बहुत फोर्स भेज रखी थी फोर्स, योगी ने गुंडे बुला रखे थे लोनी के और खेपड़े। तो उन्होंने मुझे जवाब दे दी कि ठीक है अभी इसको कह दो तुम, क्या नाम है इसका, ठीक है लड़के का राकेश को, कि मुझे फ़ोन कर ले, मैं लाइन पे हूँ, मैं बात कर लूँ। तो मैंने राकेश को फ़ोन किया, मतलब तुम्हारी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी आज। और तब तो ये हो रहा था कि अभी आधे घंटे में हो जाए, घंटे में हो जाए। डीएम कह के चला गया था भाई घंटे में तो उठ जाओ, नहीं तो हम ज़बरदस्ती उठा लेंगे। तो मैं कहा वो लाइन पे हैं अमित शाह, तुम फ़ोन कर लो। तो उन्होंने फ़ोन किया, पूछा अमित शाह से कि क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा आदेश कुछ नहीं है, कल अपने भाई को ये कह देना कि पंचायत में कोई हिंसा की कॉल ना दे और हम तुम्हें बिल्कुल गिरफ्तार नहीं कर रहे, तुम अपना घूमो नेतागिरी करो। तो वो गिरफ्तारी रुक गई और उसके बाद तो वो नेता हो गया राकेश हमारा। और कहाँ पंजाब और गंगानगर कहाँ उसकी मीटिंग हुई। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने समझाया भी, डराया भी। सिखों के लिए मैंने इन्हें कहा कि इनके तो गुरु ने 4 बच्चे कटवा, लेकिन समझौता नहीं किया था। ये तो जब उसने इंदिरा गांधी ने वो अकाल तख्त तोड़वाया तो उसके बाद उसने महामृत्युंजय का यज्ञ कराया 1 महीने। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनने पूछा पुत्री आप तो ये सब मानती नहीं थी। तो उसने कहा कि बेटा तुम जानते नहीं हो, इन्होंने जिसने इनके हरमंदिर साहब कुछ हुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मार देंगे। उनको ये इल्हाम था। खैर वो बहुत दुखद चैप्टर है, बुरा हुआ मारने वाला, और वो मारे गए। जनरल वैद मारे गए, जनरल एक और थे वो मारे गए, फिर आपका डायर तो लंदन में जाके मारा गया। तो मैंने उनको कहा जिस दिन ये कानून वापस हुए हैं उससे पहले जितनी इनकी मीटिंग होती थी किसान यूनियन वालों की, तो इसमें इन लोगों का वो मजाक उड़ाते थे, पीयूष गोयल कौन कौन बेकार के लोग। तो मैंने इन्हें कहा तुम थोड़ा केड़े रहो, ये ठीक हो जाएंगे। तो खैर 19 तारीख को कानून वापस हुए, 17 को मैंने वो NDTV वाले को बुला के एक इंटरव्यू दे दिया। मैं कहा भाई अब सुन नहीं रहे, लेकिन मैं एक गारंटी से कह रहा हूँ
कि अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तीसरे ही दिन उसने माफी मांग के और कानून आपके वापस ले ली, तो आपकी आधी जीत तो इस दिन होगी। लेकिन अभी भी बेईमानी हो रही, MSP लागू नहीं कर रहे हैं, मुकदमे वापस कर रहे हैं और आगे का कोई तसल्ली नहीं है। और मैं इसीलिए जा रहा हूँ जयपुर। कल जयपुर में प्रेस के लोगों से बात करूँगा। इन्होंने तय ये किया है कि खेती को इतनी खराब हालत में पहुँचा दो कि लोग अपनी ज़मीन छोड़ देंगे। हमारे पास क्या था, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े थे या फौज थी, फौज ने भी ऐसा कर दिया कि कोई जाने का मजबूरी में कोई चला जाएगा। खेती को मेरे गांव में चौधरी साहब मेरे चचा 3,000 बीघे जमीन खुद काश्त थी और आज उसके घर का एक बच्चा नहीं है वहाँ गाँव में। सब शहर में चले आए चुके, पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं निकलता, दाम नहीं मिलते किसी चीज़ के, गन्ने का पेमेंट नहीं होता। एक दिन मैंने कहा प्रधानमंत्री से मिलने गया था, उनका गन्ने वालों का पेमेंट तो करवा दो। अरे सरकार ये क्या, एक दिन बोते हैं एक दिन काटते हैं, ये तो कोई काम ही नहीं करते हैं गन्ने वाले। मतलब आप जाके देखो ना, ईट बांध देना भागवे में बनती है, ऐसा कट जाता है चेहरा जिसे ब्लेड से कट जाता है। लेकिन उनको तो आपके बारे में ये है कि आपके बड़े मज़े हैं। तो कुल मिला के खेती को, किसानी को, गांव को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। और 2-3 परिवार हैं जिनको बढ़ावे में अभी आया वहाँ से गुवाहाटी शिलोंग से, तो एयरपोर्ट पे एक लड़की गुलदस्ता लिए खड़ी थी। मैंने पूछा बेटे आप कौन है? कहेंगे कि मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। अडानी यहाँ कहाँ से आगे के लिए एयरपोर्ट हम ही को मिल गया, 11 एयरपोर्ट दे दिए अडानी। और वो पिछले 1 साल में दुनिया का नंबर 2 का आदमी और भारत का नंबर 1 आदमी बन गया। हमारे लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, खटते हैं, इनकी तो कोई आमदनी नहीं बढ़ती, इनको तो दाम भी नहीं मिलता ठीक से। तो कुल मिला के ये है कि अब अगर आप में ताकत होगी तो सर्वाइव करोगे, आप लड़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और नहीं लड़ोगे तो बर्बाद करके काम उजाड़ देंगे। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करने आया हूँ कि धरना उठा है, लड़ाई खत्म नहीं है, लड़ाई बदस्तूर चालू है। अभी 3 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने मीटिंग करी थी दिल्ली में, मुझे भी आए थे मिलने को। तो नए सिरे से बिगुल बजाने की जरूरत है, उसमें आप लोग शिरकत करोगे तो मैं फिर आऊँगा आपके साथ बैठने के लिए। अब तो मैं खाली हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बहुत समझाया, बहुत दोस्तों ने के साथ राष्ट्रपति बन जाओगे, उपराष्ट्रपति बन जाओ। अरे मैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अभी रिटायर हो रहे, कुटिया भी रास्ता नहीं छोड़ती। असली चीज़ है आदमी जो लड़ता है, जो अपने वर्गों के लिए खड़ा रहता है, उसको याद रखते हैं। फिर ये हुआ कि साहब इनको फंसा दो कहीं, तो मैं कहा मेरा तो ऐसा काम है इसमें श्रीनगर में, कश्मीर में, कि सारे जो मैंने पकड़े 150 करोड़ रुपया मुझे मिल रहा था अनुमान में, और सारे इसी के आदमी थे। प्रधानमंत्री अंबानी था, फिर एक राम माधव था, फिर एक हसीन द्राबू था। खैर उसकी तो मैंने CBI वालों ने मेरे से पूछा था तो मैंने बता दिया मैं इनकी जांच कर, उसकी तो जांच। हसीन द्राबू की छुपी हुई घरवाली 500 करोड़, और जो अब उसके पास है वो 1500 करोड़ की। तो जब भी मैं मिलने जाऊँ, अरे हसीन मिला नहीं आपको? मतलब मुझे तो नहीं मिला। वो आ गया तो मैंने पूछा क्या हो, तो मैं कहेंगे कि हमारा वो है ठेका, ये करा दो। मैं ले लो ठेके में, कहते ये नहीं होने का, उसने कहा नहीं हम करा लेंगे। तो खैर जब मैं चला तो मैंने ठेके को करा लिया, लेकिन साले की जाँच हो रही है। मैंने बता दिया CBI को इसमें पैसे खा रखे हैं, सारे इसी के आदमी। तो डरा भी कि जांच करने में, लगा मैं फकीर हूँ, मेरी क्या जांच कर लोगे, तुम अपनी करवा लो ना, पता चल जाएगा। मैं तो तैयार हूँ, मेरे को कुछ नहीं। मैं जैसे 6 कुर्ते पजामे लेके गया था, वैसे ही 6 कुर्ते पजामे लेके वापस आ गया, और मैं हर वक्त तैयार हूँ लड़ने के लिए। वो लड़ भी नहीं सकता जो पैसे ले लेगा,
जो पैसे कमा लेगा, दौलत कमा लेगा, वो मैं एक बार जब मेरी शपथ हुई मंत्री के तौर पे, बंदे का हाथ रखे, उन्होंने कहा सत्तान भाई अब हम लोग सरकार में आ गए हैं, लेकिन जब ये वापस आएगा राजीव गांधी तो हम लोग उनकी जांच करेंगे। मैं जरूर करेगा, करनी चाहिए। कहने को तो संभल के रहना, मगर मैं तो बहुत संभल के रहूँगा, आप अपना जानो। तो मैं तो चौधरी साहब जैसा गया था वैसा का वैसे ही वापस आया, और मैं आज इसीलिए इनसे पंगा ले सकता हूँ या चैलेंज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक ढेले का कोई काम नहीं किया जिसमें पैसे की पैसा बहुत है, भ्रष्टाचार की वहाँ कोई सीमा नहीं है कश्मीर में। तो खैर कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये लड़ाई आपके सर पे आई हुई, दोबारा जब छिड़ेगी तो मैं आपके बीच में हाजिर रहूँगा। और मुझे याद रहेगा कि जब लड़ाई नहीं थी तब आप इतनी बड़ी तादाद में इतने मौजूद लोग आए थे, तो मेरी भी ड्यूटी है कि जब आप ज़मीन पर बैठोगे दरी बिछा के तो मैं जरूर बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और मेरा सम्मान बढ़ा के आप मुझे पद से हटने के बाद मुझे लगता था कि साले हटने के बाद कोई नहीं पद तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए और मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार। जो भी इन्होंने वादे किए थे जिस दिन ये किसान आंदोलन वापस हुआ, और बस वो सिर्फ 3 कानून वापस ले लिए थे, इसके अलावा तो ना मुकदमे वापस हुए, ना MSP लागू हुआ है, ना MSP को कानूनी दर्जा मिला है। तो किसानों की जो मुख्य मांगे थी वो तो ऐसी की ऐसी पड़ी। सरकार में थे जब आप सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते थे किसानों के समर्थन में, तो सर ऐसा लगा कहीं आप पर भी दबाव आया हो? अब मेरा कहना ठीक नहीं है, दबाव तो बहुत तरह के थे पर मैंने माना नहीं कोई दबाव। हरियाणा सरकार की अब इस समय जो चाल चल रही है, जो राजनीति हो रही है, किसानों को जो लेकर निर्णय लिए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे मलिक साहब? हरियाणा में तो किसानों की सरकार नहीं है, और बहुत दुखद बात है कि हरियाणा में जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है, किसानों को आइसोलेट किया जा रहा है। तो जब मौका है बिरादरियों मत पड़ना, इकट्ठा हो जाना तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सर धरने पर किसान दोबारा बैठे तो क्या आप उनके साथ? सब जगह जाऊंगा जहाँ भी बैठे। किसानों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इससे बड़ा क्या संदेश है भाई, लड़ो, जो लड़ेगा वो पाएगा, वो जीतेगा। मलिक साहब, जो देश की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें आज मोदी हो रहा है, PM मोदी का ही नाम है। क्या कहेंगे आज की राजनीति और पीछे जो आपने देखा है राजनीति में, क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखिए फ़र्क ये है कि ये सारा मीडिया का खेल है, कोई मोदी नहीं कर रहा। आप अभी देखो ये जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनमें सब जगह घटेंगे, लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चल रहा। बंगाल हारेंगे, केरल हारेंगे, तमिलनाडु हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, और सिर्फ यूपी में वो मायावती चूँकि खेल कर देती है आखिरी वक्त पे पैसे के लालच में, बाकी ना पंजाब जीत रहे हैं ना हरियाणा जीत रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद जो स्थिति पैदा हुई देश में, तो वो 2024 के चुनाव में क्या मलिक साहब उसका असर देखने को मिलेगा? इससे बढ़ा हुआ मिलेगा जो आज है। तो भाजपा को, क्योंकि लोग इसके खेल को समझ गए हैं कि ये सिर्फ अडानी के गोदाम बनवा दिए इन्होंने पानीपत में, बड़े पैमाने पे गेहूँ खरीद के डाल दिया, क्योंकि गेहूँ महंगा होने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। किसान के तो दाना रहा नहीं, उसका तो चला गया, तो अभी अडानी के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। किसान की आय जो बढ़ाने की बात थी वो आज बढ़ी नहीं है, किसान दुखी है, तो क्या कहेंगे? देखो किसान की आय तो कभी नहीं बढ़ी बेचारे की, वो तो ऐसे ही उथल-पुथल रहता है। किसान की आय बढ़ाने का इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई वो नहीं किया तरीक़ाकार कि इससे आमदनी बढ़े। आमदनी कब बढ़ती है? जब आपको सही दाम मिले, उसको लागत भी नहीं मिलती, सही दाम मिलना तो एक अलग बात है। सर जिस तरह पैसे के दम पर चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, क्या लगता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? देखिए इस देश में बहुत आए हैं ऐसे लोग जिन्होंने लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की है, वो उसमें खुद ही खत्म हो गए। ये सब की जब आपकी समझ में आ रहा है ये खेल, तो लोगों की समझ में भी आता है, लोग इसका जवाब देंगे। मलिक साहब, अहीर रेजिमेंट की जैसे बात चल रही थी, दक्षिण हरियाणा जो सैनिकों की खान कहा जाता है क्षेत्रीय, तो आप क्या मानते हैं कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? रेजिमेंट तो बिना किसी के मांग किए बननी चाहिए, क्योंकि अहीरों का जो सेनाओं में जो रिकॉर्ड है
वो इतना शानदार है। चुशूल की लड़ाई हुई थी जिसमें 100% ही अहीर थे, आखिरी गोली तक और आखिरी आदमी तक लड़े। जब सब मर गए तब वो चौकी चाइनीज़ को मिली। तो इतने शानदार बहादुर को कोसली गांव है, मेरे मामा का गांव है दादरी, वहीं बराबर में, हर घर से 2-2 3-3 लोग। तो जो इतने अच्छे लड़ाके लोग हों, जो देशभक्त हों, उनकी रेजिमेंट तो आज से पहले बन जानी चाहिए थी।